नमस्कार बच्चों। तो आज हम आगे चौथे पार्ट का आगे का जो भाग है उसके बारे में देखेंगे। तो तत्वों के रासायनिक संकेत देखते हैं। हर एक तत्व को एक अलग अक्षर से दिखाया जाता है। जैसा कि हम आप देखते हैं कि ट्रेन के इंडिकेटर पे भी वही लिखा रहता है, पूरा नाम नहीं लिखा रहता है स्टेशंस का। और उसमें भी कैसा है, पहला वर्ड या पहले के साथ दूसरा वर्ड या अलग कोई उनके लिए अक्षर का उपयोग होता है। तो उसी प्रकार से तत्वों के रासायनिक संकेत भी होते हैं। देखेंगे डाल्टन ने तत्वों को प्रतीक देने के लिए विशेष चिन्हों का उपयोग किया। जैसे कि हाइड्रोजन को उसने इस तरीके से दिखाया उन्होंने, तो तांबे के लिए उन्होंने इस तरीके से दिखाया सी सर्कल के अंदर। आज हम IUPAC जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री द्वारा निश्चित किए गए प्रतीकों का उपयोग करते हैं। ये अधिकृत नाम और प्रतीक होने के कारण संपूर्ण विश्व में उपयोग में लाए जाते हैं। वर्तमान की रासायनिक प्रतीक पद्धति बर्जीलियम द्वारा खोजी गई पद्धति पर आधारित है। इसके अनुसार तत्वों के प्रतीक उनके नामों के पहले अक्षर या दूसरे अन्य विशेष अक्षर से होते हैं, और दो अक्षरों में से पहले अक्षर को बड़ी लिपि और दूसरे अक्षर को छोटी लिपि से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपने देखा होगा पहले अक्षरों को किस तरीके से, तत्वों को किस तरीके से दिखाया जाता है। जैसे कैल्शियम का हमने ले लिया, C कैपिटल लेटर होता है, बड़ा अक्षर होता है, और A छोटा अक्षर होता है। तो इस तरीके से तत्वों को उनके संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है। तत्व और यौगिक के अणु, ये हमने 8वीं में पढ़ा है कि तत्व किसे कहते हैं और यौगिक किसे कहते हैं। अब देखिए, कुछ तत्वों के परमाणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। उदाहरण के लिए हीलियम, नियॉन, अर्थात ये तत्व एक परमाणु या अणु अवस्था में होते हैं। कई बार तत्व के दो या अधिक परमाणुओं के संयोग से उस तत्व का अणु निर्मित होता है, और ऐसे तत्व बहुपरमाणु अणु अवस्था में रहते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तत्व द्विपरमाणु या अणु अवस्था में होते हैं, जैसे O2 N2। और जब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से संयोग करते हैं तब यौगिक के अणु निर्मित होते हैं। तो जैसे हमने पानी का देख लिया H2O, यह यौगिक है। अब देखिए, जो सिंगल तत्व रहेगा वह क्या रहेगा, यहाँ पे तत्व बोल सकते हैं, और जो एक से ज़्यादा तत्वों से बना रहेगा उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, यौगिक कह सकते हैं। बस इसे द्विपरमाणुक तत्व कहेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों दिया है, तो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए। यौगिक, और यहाँ पर आप तत्व। तो एक परमाणुक और द्विपरमाणुक अणु अवस्था में तत्वों की सूची, जैसे आप O2 N2 ये सब चीज़ें देखेंगे तो क्या होता है, ये द्विपरमाणुक तत्व हैं। आगे देखेंगे अणु द्रव्यमान और मोल की संकल्पना। अणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अणु द्रव्यमान मतलब किसी भी तत्व का वजन बोल सकते हैं उसको हम लोग हिंदी में। अब उसको कैसे ज्ञात किया जाता है, प्रत्येक तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, जितने भी उसके अंदर तत्व होंगे, और उन सबको जोड़ देंगे तो वो पूरे यौगिक का क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है H2O, ये पानी का सूत्र है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो देखिए यहाँ पर दिया है H2O का अणु द्रव्यमान बराबर H का परमाणु द्रव्यमान गुणे 2 धन O का परमाणु द्रव्यमान गुणे 1। तो H का परमाणु द्रव्यमान कितना दिया है, 1 दिया है। तो उसमें कितने अणुओं की संख्या है, क्या आ जाएगा, 1 गुणे 2 धन ऑक्सीजन का कितना है, 16। ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 1। तो देखिए 2 1 कम 2 धन 16 कम 16 बराबर कितना हो जाएगा, 18। इस तरीके से आपको निकालना है किसी भी यौगिक का परमाणु द्रव्यमान, उसमें स्थित तत्वों के, किसी भी यौगिक का अणु द्रव्यमान उस तत्व में स्थित, उस यौगिक में स्थित तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के योगफल पर निर्भर करता है। ऐसे ही आपको
अन्य भी निकालना है, जैसे आपने इसका निकाला है वैसे आपको इनका भी निकालना है। देखिए यहाँ पर दिया है परमाणु द्रव्यमान प्रत्येक के दिए गए आपको हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फिर पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ये सब का दिया गया है। उसकी सहायता से अपने को क्या निकालना है, NaCl आदि का निकालना है। तो एक हम देख लेंगे एक किस तरीके से निकालेंगे। देखिए जैसे अब NaCl का देख लेते हैं हम। तो देखिए N का कितना दिया है, 14 दिया है, और Cl का कितना दिया है, 35.5 दिया है। तो अपने को निकालना किसका है, NaCl का निकालना है। तो अब NaCl का अणु द्रव्यमान बराबर Na प्लस Cl। तो सोडियम कितना है इसके अंदर, एक ही है ना, तो एक गुणे सोडियम का कितना था 23, डन। Cl भी एक ही है, तो एक गुणे 35.5, तो 23 प्लस 35.5 कितना आ जाएगा, 5 3 8 3 2 5 58.5 आ जाएगा अणु द्रव्यमान। ओके U इस तरीके से NaCl का हो गया। ऐसे ही आप अन्य तत्वों का भी निकाल सकते हैं। तो मैं और एक क्या बता देता हूँ, KNO3। तो देखिए बराबर K, अभी K धन N धन O3। तो देखिए यहाँ पर पोटेशियम का कितना है 39, क्योंकि यहाँ पर एक ही अणु है पोटेशियम का, तो एक गुणे 39 धन एक गुणे 23 धन, फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, तो 3 गुणे ऑक्सीजन का कितना होता है 16 दिया है, तो 39 प्लस 23 48। तो आपको इसको ऐड कर देना है। वन 110 यूनिट U आएगा ये। वापस एक बार चेक करते हैं, जुड़ गए 39 23 43 3 2 5 2 7 4 11। हाँ ओके, तो इस तरीके से आपको निकालना है। बाकी सबका भी आप निकाल के रखिए, उसके बाद हम आगे देखेंगे। देखिए मोल की संकल्पना क्या है, तत्व या यौगिक जब रासायनिक अपक्रियाओं में भाग लेते हैं तब उनके परमाणुओं और अणुओं में अपक्रिया होती है, अतः उनके परमाणु अणुओं की संख्या ज्ञात होनी चाहिए, जैसे हमने अभी याद किया। लेकिन रासायनिक अपक्रिया करते समय परमाणु अणु को गिनने की अपेक्षा राशियों का मापन करके उपयोग करना सुविधाजनक होता है। इसके लिए मोल संकल्पना का उपयोग किया गया है। मोल किसी पदार्थ की वह राशि है जिसका ग्राम में द्रव्यमान उस पदार्थ के अणु द्रव्यमान के डाल्टन में मान के बराबर होता है। जैसे कि अणु द्रव्यमान 32 है तो 32 ग्राम ऑक्सीजन का अर्थ है 1 मोल ऑक्सीजन। पानी का अणु द्रव्यमान 18 है तो उसका मतलब है कि इस कारण 18 ग्राम पानी का अर्थात 1 मोल पानी होता है। तो ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान बटे पदार्थ का अणु द्रव्यमान। तो इस तरीके से हमने आज ये चीज़ सीखा है। आगे के लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।